तो साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुस्वर में। और इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक मॉडल पेपर है जिसका हेलो एल्केन हेलो एरीन से रिलेटेड चैप्टर है। हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर मैंने जो है वो ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं वो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने आ रहे होंगे, आप लगातार देख भी रहे होंगे। तो साथियों बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है पूरी ये, इसको पढ़ डालिए आप। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन पीजीटीज़ के हैं, ऐसा नहीं कि मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये। द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ द डबल बॉन्ड का पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड में जो अरेंजमेंट होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है। हक्कल रूल तो होता नहीं, डुलॉग और पेट्स रूल जो है ये भी नहीं होता है, गोल्डन रूल यानी कि फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसके आंसर मैं लगाऊंगा लास्ट में आपके लिए, लेकिन इस समय ध्यान रखिए कि फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको एक नंबर में दे रहा हूँ, उस पर मैं आंसर डालूंगा, इसी के आंसर लगा दूंगा, साथ में जितने भी आंसर हैं पूरे बता दूंगा, आपको ध्यान से समझा दूंगा। फ्राइज रूल ध्यान रखिए, फ्राइज रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं इसे, फ्राइज रूल भी बोलते हैं। द फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम पर HOCl जो दिख रहा है आपको, ये वाला HOCl दिख रहा है, इस वाले HOCl में फॉर्मल चार्ज कौन सा होगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो फॉर्मल चार्ज साथियों कौन सा हो सकता है, मैं आपको बताऊं कि फॉर्मल चार्ज की कंडीशन जो है वो क्या हो सकती है, वो ध्यान दीजिए, देने वाली है फॉर्मल चार्ज की कंडीशन। वो आपको मैं बताता हूं कि यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला है फॉर्मल चार्ज का, आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाते भी हो। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, पता होगा आप लोगों को, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल लिख दें, है ना, इस जो भी जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके बाद उसे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से, यानी कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें से घटा दें और प्लस हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर दें। तो इसका मतलब है कि मैं अगर पूरा फार्मूला लिखूंगा, पूरा पेज का कोई मतलब नहीं होता, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके दिखाता हूं आपको कि भाई ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने हैं, 6 होते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं, माइनस लिख दिया, है ना। अब इसमें ये बताइए कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। HOCl का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो HOCl के स्ट्रक्चर में 2 ऊपर 2 नीचे से अनशेयर्ड 4 हो गए, तो 4 लिख दिया, प्लस हाफ लिखा। अब ये बताइए कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ऑक्सीजन ने शेयर कितने किए, 4 किए, क्योंकि एक इधर हुआ, और पेन में कलर बदल लूँ पहले तो आपको समझ में आएगा कि एक इधर किया, एक इधर किया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए ना, तो इंटू 4 कर दीजिए, तो इसका 4 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 2 6 में से यानी कोई भी चार्ज नहीं आएगा, आंसर इसका 0 आना चाहिए, फॉर्मल चार्ज का ये आंसर आना चाहिए। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, मज़ा आ जाएगा आपको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा, द IUPAC नेम, आप भैया देखो इसका IUPAC नेम आपको लिखना पड़ेगा, और इसमें मैं आपको बता दें तो लंबी चेन का सिलेक्शन आपको मेन करना। देखिए लंबी चेन यहाँ से भी हो सकती है, लंबी चेन यहाँ से भी हो सकती है और यहाँ से भी हो सकती है, तो मैं जहाँ डॉट रखे हुआ हूँ वहाँ पर आप चलाइए, यहाँ से लंबी चेन का सिलेक्शन कीजिए, यहाँ से, ठीक है ना, और आप लंबी चेन सेलेक्ट करते चले जाइए, 10 कार्बन आपको निकल के आएंगे। देखिए ध्यान दो, दिखाऊं गिन के, तो ये हो गया आपका 1, ये 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, पेन थोड़ा और महीन कर लेता हूँ, उसी आप सही रहे, चलिए देखते हैं, हाँ अब सही। तो यहाँ पर मैं इसे मिटा देता हूँ, अब मैं पेन का यूज़ करता हूँ, यहाँ पर 1 लिखता हूँ, 1 हो गया, पड़ोस में 2 हो, इसके 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 10। अब आप नाम देख लीजिए, 7 पे कहीं पर इथाइल दिख रहा है, बस 7 पे इथाइल और 5 पे मिथाइल ढूंढिए, बस 5 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल और 6 पे मिथाइल, तो 4 5 6 पे मिथाइल ढूंढिए आप कहीं पर, तो 7 इथाइल, ठीक है, 1 2 पे भी है ना, तो ये नाम 7 इथाइल होना चाहिए, और 7 इथाइल के बाद 2 पे भी मिथाइल है, ठीक है, एक 2 पे मिथाइल, एक 4 पे मिथाइल, इसका नाम फिर बी आंसर आना चाहिए। अभी आंसर शीट लगाऊंगा मैं, लास्ट में आंसर शीट आपको लगाऊंगा, यही बी आंसर सही है, पक्का है, आप डोंट वरी, बिल्कुल घबराइए नहीं। द मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड, बहुत आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, PGTs का क्वेश्चन है ये मैंने खुद ध्यान दिया है, मुझे खुद पता है कि आया हुआ मेथड है। तो हम लोग मिक्सचर ऑफ कैम्फर और बेंजोइक एसिड को केमिकल मेथड से सेपरेट करते हैं, सब्लिमेशन से नहीं कर पाएंगे,
केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, तो ध्यान रखिए इसके लिए केमिकल ट्रीटमेंट याद रखिएगा। द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड, अरे यार ये रिएक्शन तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है ना। ये अगर आपको याद नहीं, देखिए ये आपको ये रिएक्शन वैसे आपने पढ़ी नहीं होंगी, लेकिन ये रिएक्शन बीएससी और एमएससी में पढ़ाई जाती हैं, जिनका नाम है एलिंगटॉन्स रिएक्शन है। जैसा कि मुझे याद है कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड को दोगुना करना होता है तो हमें इसे एलिंगटॉन्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये नेम रिएक्शन है, मैं नेम रिएक्शन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन समय कम होते हुए पहले प्रैक्टिस करा दूँ। द टेक्निक ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफी सुइटेबल, जो क्रोमेटोग्राफी है वो सुइटेबल कैसे, क्यों, मतलब सुइटेबल किन कंपाउंड्स के लिए सुइटेबल है क्रोमेटोग्राफी। मुझे तो ये पता है कि जो कंपाउंड आसानी से जो है बिना टूटे हुए वेपराइज हो जाए, तो बिना टूटे हुए वेपराइज का मतलब वेपराइज विदाउट डिकम्पोजिशन। मुझे ये सेंटेंस याद है, इसलिए मैं इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहा हूँ। द आईपीसी नेम, अब आईपीसी नेम के लिए लंबी चेन ढूंढना पड़ेगी। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 5, यानी कि पेंटेन नाइट्राइल होगा, और 2 पे साइनो हो जाएगा, तो 2 साइनो पेंटेन नाइट्राइल ऑप्शन होना चाहिए इसका, यानी प्रोपेन, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, मॉडर्न जो कंसेप्ट है वो लगाना पड़ेगा इसमें, मॉडर्न कंसेप्ट का, ये मैंने ओल्ड कंसेप्ट बोल दिया था, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। 1 2 3, यानी कि कहने का मतलब है कि नाम अभी गलत हो जाता है, धोखा हो जाता है हमसे भी, देखिए गलती कहीं भी किसी से भी हो सकती है, आप घबराएं बिल्कुल नहीं। तो 1 2 3 ट्राई प्रोपेन ट्राइनाइट्राइल होगा, 1 2 3 प्रोपेन ट्राइनाइट्राइल, तो ये 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल और प्रोपेन 1 2 3 नाइट्राइल, कहीं ऑप्शन जरा देख लें फिर हम ऑप्शन बताएं आपको, ऐसी जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, वेरी गुड, इसका मतलब आंसर यही होना चाहिए डी। भाई कार्बो वर्ड तो लगाते हैं, कार्बेल्डिहाइड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ये लगाते हैं। अब जैसे ये भी क्वेश्चन वही कैटेगरी में डाल दिया गया, 8th क्वेश्चन में 1 2 3, तो ये प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं इसे, तो ये आंसर भी इसका फिर डी ही होना चाहिए कि प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ये डी आंसर होना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लगाइएगा, मज़ा आएगा। आईपीसी नेम ऑफ द सिट्रिक एसिड, देख कितना यार अच्छा क्वेश्चन पूछा, सिट्रिक एसिड का फार्मूला ही नहीं पता होगा, साला नाम कैसे लिखा जाएगा। समस्या तो सिट्रिक एसिड के फार्मूले से है दोस्तों। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि आपको सिट्रिक एसिड का फार्मूला बताता हूँ, जब आप सिट्रिक एसिड का फार्मूला जान लेंगे तो फिर आईपीसी नेम आपको लिखने में आसानी रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि सिट्रिक एसिड का फार्मूला होता है CH2COOH, पहले तो ऐसे लिख लीजिए, उसके नीचे होता है C और यहाँ होता है OH और यहाँ होता है आपका COOH, है ना, और नीचे जो होता है वो फिर वही CH2 और COOH। अब तो हम नाम लिख लेंगे ना, नंबर यहीं से कर देना 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कार्बन की सीरीज़ होगी, और जब 5 कार्बन की सीरीज़ होगी तो नाम फिर आपको आसानी से मिल जाएगा कि इसका नाम पेंटेन सिस्टम से आना चाहिए, यानी कि पेंटेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और 3 पे हाइड्रोक्सी हो गया, 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो नाम ढूंढ लेते हैं फिर कौन सा है। 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सी, 2 प्रोपेनॉल नहीं हो सकता, 3 कार्बोक्सी, ठीक है 3 कार्बोक्सी भी हो गया, 3 कार्बोक्सी, क्योंकि इसमें ये वाला जो COOH है ना, ये कंसिडरेशन में नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो मेरे हिसाब से, तो फिर आंसर इसका 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सी नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे कार्बोक्सी और 1 5 पेंटेन डाइओइक एसिड होना चाहिए, मेरे हिसाब से आंसर इसका फिर सी होना चाहिए। आंसर सीरीज़ में इसकी लगाऊंगा तभी कंफर्म होगा कि इस आंसर क्या होना चाहिए। तो 9 का जो आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि 9 का आंसर जो है वो होना चाहिए कि 3 कार्बोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन और डाइओइक एसिड, बी ही होना चाहिए, पक्का है बी ही होगा, 100% बी। आप लोग भी अपना दिमाग लगा लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एरोमेटिक स्पेसीज, अरे भैया लगा दो हकल्स रूल। हकल्स रूल जैसे ही लगाओगे निकल आएगा। हकल्स रूल आपको पता है कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, पहले हम ये देख लें क्या है। प्रोपाइलियम कैटायन है, साइक्लो ऑक्टेट्रेटीन है और उसके साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन है, ये तो है पक्का है, ये तो मैंने पढ़ाया भी, ये पक्का। बेंजीन भी, तो 2 तो हटाई दो आप, है ना, 2 तो एरोमेटिक हैं ही, ये दोनों एरोमेटिक हैं। अब ट्रोपोलियम कैटायन होता है, ट्रोपोलियम कैटायन भी होता है, ये भी पक्का है। अब बचा क्या, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, ये देख लेते हैं, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन देख लेते हैं, पता लग जाएगा अभी।
ये मैं इसे मिटाऊँ पहले, इसे भी मिटाता हूँ, वो दोबारा बनाता हूँ, ऐसे बनाऊँ, ऐसे 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 बनाऊँ, ऐसे बनाऊँ, ऐसे ऐसे बनाऊँ। अब इसके बाद मैं यहाँ बॉन्ड लगाऊँ, यहाँ बॉन्ड लगाऊँ, यहाँ, ये अल्टरनेट यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब है ये फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा। तो यही आंसर फिर बी आ जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, मुझे मज़ा आया, आप भी ट्राई करिएगा। विनाइल एसीटेट प्लस HCl, विनाइल एसीटेट का फार्मूला आपको पता है ना, सॉरी विनाइल एसीटाइलिन लिखा हुआ है, एसीटेट पढ़ लिया मैंने। विनाइल एसीटाइलिन की रिएक्शन, विनाइल एसीटाइलिन जानते हैं आप क्या होता है? एसीटाइलिन के इधर विनाइल ग्रुप लगा होना चाहिए, वो होती है विनाइल एसीटाइलिन। तो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, बना के दिखाऊँ, चलिए मैं विनाइल एसीटाइलिन बना के दिखाता हूँ आपको, विनाइल एसीटाइलिन बना करके दिखाता हूँ। चलिए देखिए विनाइल एसीटाइलिन कैसे बनती है। CH, पेन पतला करने के चक्कर में पेन भी थोड़ा गड़बड़ा गया। चलिए अब होता है, ये मिटा लूँ पहले, ठीक है। अब मैं बनाऊँ विनाइल तो पहले विनाइल ग्रुप तो लगाऊँ, ये हो जाता है आपका CH2, अरे यार गड़बड़ कर रहा है पेन, CH2 डबल बॉन्ड लगाऊँ विनाइल ग्रुप में ना, CH2CH हो गया, ये विनाइल ग्रुप हो गया। अब आगे ट्रिपल बॉन्ड लगा दूँ इस तरीके से, ये हो गया विनाइल एसीटाइलिन। इस पे HCl जोड़ो तो यार आपको ये पता होना चाहिए कि HCl अटैक पहले ज़्यादा, जहाँ अनसेचुरेशन ज़्यादा होगा वहाँ अटैक करेगा। यानी कि अगर जो प्रोडक्ट बनेगा तो इसमें हम लोग जब HCl जोड़ते हैं तो यहाँ यानी कि इस C के नीचे Cl लग जाएगा और इसके आगे हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, यानी अनसेचुरेशन को सेचुरेशन की तरफ कन्वर्ट करें, बाकी सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे क्वेश्चन। तो इसका नाम जो कंपाउंड का होगा, यानी कि जो 11th वाला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्लोरोप्रीन, ये जो बना कंपाउंड है, यानी कि जो क्लोरोप्रीन, आपको याद है कि जो क्लोरोप्रीन एक सिंथेटिक रबर में यूज़ हुआ करता था, तो सिंथेटिक रबर में जो कंपाउंड यूज़ होता है वो क्लोरोप्रीन कहलाता है। तो क्लोरोप्रीन कहीं आंसर है, ठीक है, क्लोरोप्रीन आंसर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। विच, ये इतना समझना गड़बड़ लग गया है, ये कहीं सोचो आप आंसर लगाएं सब। विच इज़ द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो सकते हैं? इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूँ, CHO ऊपर लिया गया, यहाँ बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है शाबाश। तो मैं यहीं बनाता हूँ, फिर यहाँ बनाता हूँ, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पहले ऊपर CHO लिखूँ, CHO लिख देता हूँ, ठीक है, समझदार हैं आप। नीचे लिख देता हूँ, अरे यार ग्लूकोज का एल्डिहाइड, ओहो, तो अब आप समझ गए होंगे ना ये क्या स्ट्रक्चर है, होल थ्राइज, नीचे आपका CH2OH हो गया, एक और होता तो ये ग्लूकोज हो जाता है ना। तो अब इसमें 3 है, इसका मतलब है कि इसमें जो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन का जो नंबर है वो मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए? कायरल कार्बन का नंबर N की वैल्यू, कायरल कार्बन एक, तो कायरल ये जो बीच में दिख रहे हैं इनमें और एक ऊपर है, यानी 2 इनमें एक ऊपर, तो टोटल कायरल कार्बन का नंबर जो है 3 आ जाता है। इसका मतलब है 2 की पावर हम लोग 3 लगा देते हैं, तो मेरे हिसाब से फिर आंसर 8 आना चाहिए। तो आंसर फिर ये होना चाहिए। आप भी इसको एक बार ट्राई मार लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो एकदम जल्दी में इसके कैलकुलेशन कर ली। भाई कायरल कार्बन आपको निकालने पड़ेंगे, तो ये वाली कंडीशन आपको ओपन करनी पड़ेगी। जब आप ओपन कर लेंगे तो आसानी से इसके आंसर भी आप निकाल लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ एम्प्लॉयड टू द डिस्टिंग्विश ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें तो जहाँ तक याद है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब कैलकुलेशन करते हैं तो पोलैरिटी भी यूज़ करते हैं, पोलरीमीटर यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म निकालते हैं तो हम लोग पोलरीमीटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये मुझे पता है। तो आप इसका आंसर खुद लगाइएगा, मेरे हिसाब से तो फिर आंसर आप समझ ही चुके होंगे क्या होगा। इसका आंसर पोलरीमीटर ही होना चाहिए। मैं इस पर टिक करूँ, चलिए आपकी बात मान लेता हूँ। द ऑर्डर, अरे यार कैसा क्वेश्चन, ये तो बस PGT में रखा ही समझिए आप, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ AlCl3 BF3 SbAcl5, और इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए वो आप देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इनको देखेंगे सभी में ClF लगा हुआ है, तो रिएक्टिविटी जो होती है वो सबसे कम होती है पेंटा हैलाइड, जो पेंटा हैलाइड्स होते हैं। तो अब इसमें हमने बोरॉन, बाल गए इंतजार में तेरे, एक तो बोरॉन एल्युमिनियम बोरॉन, उसका गैलियम इंडियम थैलियम रहता है। अब इसमें एंटीमनी आयरन, ये दोनों सब मतलब ग्रुप ये सब अलग अलग एलिमेंट हैं।
तो इसका मतलब हुआ हमें इनका साइज देखना पड़ेगा, साइज के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए। मुझे तो जहाँ तक पता है BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की रिएक्टिविटी जो होती है वो AlCl3 से कम होती है, तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन में इतना पार्ट तो सही हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, FeCl3 BF3 से भी कम होगा क्योंकि Fe पे ट्राई पॉजिटिव आ चुका है, और इस पे 5 पॉजिटिव आ चुके हैं। तो मतलब मेरा समझ में सिर्फ इतना ही आता है कि अगर हम साइज़ की कैटेगरी के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो साइज़ की कैटेगरी के हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो तरीका है, दूसरा तरीका बता देता हूँ। स्ट्रॉन्गर लुइस एसिड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो लुइस एसिड मतलब दोनों तरीके समझ लीजिए, ऐसा ना कहिएगा सर कहीं पता लगा कुछ और कह रहे हैं। स्ट्रॉन्गर एसिड, और एसिड दो हैं इसके अंदर, एक ये है और एक ये है, यानी कि ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। इस एसिड में आपको देखना है कि जिसका साइज जो होता है ज़्यादा छोटा हो जाएगा वो साइज, जैसे एल्युमिनियम है, अगर आप सीरीज़ में देखेंगे तो बाल गए इंतज़ार में तेरे, तो इसका साइज बड़ा हुआ, ज़्यादा पॉजिटिव आएगा इस पर। जब मोर पॉजिटिव आएगा तो कैटायन छोटा बनेगा, तो इसका मतलब यही हुआ कि फिर अगर लुइस एसिड के कंसेप्ट के हिसाब से देखोगे तब भी आंसर फिर यही आएगा, तो आंसर ए आना चाहिए। द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन नेफ्थलीन कंटेंस, अरे यार ये तो गधा भी कोई बता देगा कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था। तो ये मैंने आपको पहले पेज के कितने क्वेश्चंस करा दिए, 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा दी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 15वां, ये 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द चेयर एंड बोट फॉर्म, अरे यार ये क्वेश्चन PGT का क्वेश्चन है भाई साहब। एनर्जी डिफरेंस बोट और चेयर फॉर्म का याद कर लीजिएगा 44 किलो जूल होता है, जहाँ तक मैंने याद किया था वो 44 किलो जूल है, तो आंसर फिर ए होगा। मैं इसकी आंसर शीट लगाऊंगा, आंसर मुझे भी नहीं पता, मैं आंसर शीट देख करके लगाऊंगा इसके भी। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय द बेंजल्डॉक्साइम, बेंजल्डॉक्साइम की जो आइसोमरिज्म है भाई साहब वो क्या होगी। बेंजल्डॉक्साइम का फार्मूला पता है आपको, यानी कि बेंजल्डिहाइड हो गया C6H5 हो गया, है ना, C6H5 हो गया, C यहाँ पर C हो गया, इसे मिटाओ पहले भैया, पूरा मिटा लेते हैं दोबारा बनाते हैं। ये हो गया आपका C6H5 और ये C हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड N और यहाँ NH2OH होता है तो ऑक्साइम, ये लोन पेयर हो गया। तो मेरे हिसाब से तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होना चाहिए, सिस और ट्रांस वाली कंडीशंस चली जाती हैं इसमें। है कोई ऑप्शन है डी? तो देखिए मेरी तरह लगाइए आंसर, आप जल्दीबाजी में तुक्कालोजी न लगाएं, आप आंसर लगाएं। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज सैलिसिलिक एसिड है, मेटा हाइड्रोक्सोबेंजोइक एसिड है। तो जो 18वां है इसका आंसर जो होना चाहिए सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड में क्या होगा कि H पॉजिटिव आयन जल्दी रिलीज़ हो जाता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 जगह डिलोकलाइज कर जाता है, यानी कि 2 मतलब जैसे अगर COOH की कंडीशन को देखें तो इसको मिटाएं पहले, मैं आपको बताता हूँ, ये जगह खाली कर लेता हूँ, अब बताता हूँ आपको। ये होता है C डबल, यानी ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन आइटम पर डीलोकलाइज होता है इलेक्ट्रॉन। अगर ये निकाल दो H पॉजिटिव तो निगेटिव यहाँ आएगा, कभी इधर मूव करेगा इस वाले ऑक्सीजन पे, कभी इस वाले ऑक्सीजन पे। तो जो रेजोनेंस बनते हैं ये इस तरीके से बनते हैं, पार्शियल नेगेटिव। तो इसका मतलब यही हुआ कि फिर डीलोकलाइजेशन जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे ज़्यादा होगा, तो आंसर फिर ए ही रहना चाहिए, है ना। उसके बाद आ जाइए, लैक्टिक एसिड लूज ऑप्टिकल एक्टिविटी व्हेन रिड्यूस्ड विद P एंड फास्फोरस एंड HI, यानी लैक्टिक एसिड जो होता है फास्फोरस और HI के साथ में वाला क्वेश्चन है। जो अपनी लैक्टिक एसिड अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी को इसलिए लूज़ कर देता है क्योंकि अगर फास्फोरस HI से इसका रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन होने के बाद ये एल्केन में चेंज हो जाएगा। एल्केन में चेंज होने का मतलब हुआ है कि आंसर फिर क्या होना चाहिए, द मॉलिक्यूल मतलब अपने फॉर्म में नहीं रह सकता और एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिस्ट्रॉयड या स्पेशियल अरेंजमेंट इज चेंज्ड। तो आंसर फिर 19 का आपके दिमाग से क्या आना चाहिए, 19 का आंसर जो होगा वो आप मुझे बताएंगे। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, मतलब कैरेलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से तो फिर आंसर ये ही होना चाहिए। क्योंकि आंसर का कारण है कि मैंने भी आंसर आपको एक्सप्लेन किया कि अगर लैक्टिक एसिड को फास्फोरस HI से रिडक्शन कराएंगे तो सिंपल सी बात ये है कि वो रिड्यूस मतलब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। हाइड्रोजन जब ऐड होगा तो प्रोपेन बना लेगा वो, और जब वो प्रोपेन बना लेगा तो इसका मतलब वो उसकी फिर कैरेलिटी जो है वो क्या हो गई, लॉस हो गई। ठीक है। द
वेरियस कंपाउंड्स कंटेनिंग करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिकुलर फार्मूला C5H10R। तो ये मुझे तो जहाँ तक याद है कि चेन आइसोमेरिज्म ही होती है, तो फिर आप इसको टिक कर लीजिए, इसमें सोचिए मत, कुछ चेन आइसोमेरिज्म ही होगी, इसमें पक्का है कि चेन आइसोमेरिज्म ही होनी चाहिए। तो चेन लगा लीजिए, ठीक है। द चेन अपनी ना लगा लो, क्वेश्चन की चेन लगा दो। द टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व्ड इन द यूरिया मॉलिक्यूल। यूरिया मॉलिक्यूल में कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? बहुत ही अच्छा है। इसमें मुझे तो ये पता है कि अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मैं अपने व्यू से कैसे देखूँगा। देखो यूरिया का फार्मूला जनाब ये होता है NH2CONH2। मैं तो अपना व्यू बता रहा हूँ, आंसर मैच कर जाएगा खट से। अब मैं हाइड्रोजन को यहाँ मूव करवा दूँ, डबल बॉन्ड को यहाँ मूव करवा दूँ, तो रह जाएगा NH, ऊपर हो जाएगा आपका CO, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ NH2। मुझे जो लग रहा है वो ये है कि टाटोमेरिज्म फिर आंसर होना चाहिए। तो आंसर फिर भैया टाटोमेरिज्म लगा लीजिए आंसर आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर टाटोमेरिज्म लग जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स वट नॉट मिरर इमेज आर कॉल्ड। मुझे तो डायस्टेरियोमर्स पता है, आपको पता है 22 का डायस्टेरियोमर्स होगा, ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल। द कंपाउंड हेडिंग एंड इंडिपेंडेंट एसिमेट्रिक सेंटर्स विल हैव। कितने उसके पॉसिबिलिटी, तो आपको फार्मूला अगर नहीं पता तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। 2 की पावर n-1 होता है, याद कर लीजिएगा, आंसर निकल आएगा। रेसिमेट्स बनते हैं तो रेसिमेट्स फिर ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाता है द एनर्जी ऑफ द कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन एसिटाइलिन मॉलिक्यूल। जो एसिटाइलिन मॉलिक्यूल है उसमें कितनी होती है? 25 किलो जूल होती है, यानी कि 251, सॉरी 25 नहीं 251 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे अनुमान है। वो आंसर इसका 24 का जो है बी ही होना चाहिए, 251 होता है। IUPAC नेम, इसका नाम क्या है? IUPAC नेम बता दो यार, 25 वाले का IUPAC नेम। आप थोड़ी मदद तो करो यार, बहुत देर हो गई मुझे बोलते हुए, थोड़ी सी मदद तो आपको करनी पड़ेगी। कि बेंजीन हो गया और नाइट्राइल हो गया, तो इसका नाम फिर हिसाब से बेंजीन नाइट्राइल हो गया। 25वां क्वेश्चन हो गया। 26वां इथाइलिन इज ऑब्टेन्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सक्सीनेट। मुझे तो सक्सीनेट ही लगा है, 26 का सक्सीनेट पता है, और पोटेशियम फ्यूमरेट, यानी कि इथाइलिन है ना, इथाइलिन है। तो इथाइलिन का मतलब हुआ कि ये कंपाउंड हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, है ना। और अगर इथाइन होता तो फिर इसका मतलब है थोड़ा सा पोटेशियम सक्सीनेट होना चाहिए। 26 का आंसर पोटेशियम सक्सीनेट होना चाहिए। और जो अगर ये यहाँ पर इथाइन होता तो पोटेशियम फ्यूमरेट हो जाता, है ना। तो इथाइलिन के हिसाब से पोटेशियम सक्सीनेट ही होना चाहिए आंसर 100%। और ये इथाइन होता तो पोटेशियम फ्यूमरेट होता, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, मैंने दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 27 में बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ वुड गिव्स। तो ये तो सबको पता है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन पे मीथेन यानी मिथेनॉल, मीथेन बनता है, ठीक है। द फाइनल प्रोडक्ट जो भी बने इसमें फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग। तो फाइनल प्रोडक्ट S जो बनने वाला है वो क्या होगा मेरे हिसाब से? देखो भैया, ये आपको याद है डाइयल-सेल्डर रिएक्शन जो होती है वो है, जो मैंने आपको पढ़ाई बताई है डाइयल-सेल्डर रिएक्शन। तो डाइयल-सेल्डर रिएक्शन जो है वो नेफ्थलीन में पढ़ी थी, तो नेफ्थलीन लगा लीजिए आप। ये पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड कहलाता है, बताएंगे पढ़ाएंगे आपको। पेट्रोलियम कंसिस्ट मेनली, जितने भी पेट्रोलियम होते हैं उसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें टिक करना है, सीधा सीधा सोचना नहीं है ज़्यादा। अब यहाँ पर आपको एसिटिक एनहाइड्राइड, जो 30वां क्वेश्चन है, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले एसिटिक एसिड बना लीजिए, इसकी जगह पर एसिटिक एसिड बनाइए। क्या बनाएंगे आप? CH3COOH, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड बना डालिए यहाँ पर, ठीक है ना। और PCl5 से रिएक्शन कराओगे तो CH3COCl बन जाएगा, ये समझ रहे हो। और CH3COCl की जब रिएक्शन बेंजीन से तो C6 बेंजीन से करा रहा है भाई, बेंजीन तो है ये, तो बन जाएगा C6H5COCH3, यानी कि ये बन गया एसीटोफिनोन बन गया। तो अब आपको XYZ क्या होगा? X क्या होगा? एसिटिक एसिड। ये फिर तो यही आंसर होगा, सिंपल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मज़ा आना। अरे पढ़ा करो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, है ना। खाली सोचते हो कि सर बता दें बस हो गया काम, मज़ा मारते रहते हो। चलो कोई बात नहीं। तो 31 का क्या हुआ कि R लिया एल्कोहल। जब भी एल्कोहलिक क्योज डालते हैं तो एल्कीन बनता है, ये तो आपको पता ही, कंसेप्ट ही यही है कि एल्कोहलिक क्योज डालेंगे एल्कीन बनना पक्का हो गया, है ना। अब बात यह है कि एल्कीन बनना पक्का हो गया, तो एल्कीन बना कहाँ है ये भी तो देखें। R इन द अबव रिएक्शन, ऊपर वाली रिएक्शन में फिर R होगा क्या? कौन सा कंपाउंड R होना चाहिए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड एल्कोहलिक क्योज काम कर गया है? तो मेरे हिसाब से जो कंपाउंड होना चाहिए CH3CH2 कहीं पर अगर आपको दिखाई दे तो वही हो सकता है, उसी में पॉसिबल बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कंसिडरेशन हो जाएगी इसमें, यानी कि 0 अल्फा बीटा, यानी कि फिर आंसर D होना चाहिए इसका, पक्का D ही होगा, 100% D ही आएगा। देखना ये जो रिएक्शन नीचे सोडामाइड वाली, अरे यार ये रिएक्शन पड़ी थी, लेकिन ये रिएक्शन तो बर्च रिएक्शन कहलाती है भाई साहब,
ये बर्च रिएक्शन कहलाती है, ध्यान रखिएगा, रिडक्शन रिएक्शन है बर्च रिएक्शन। तो उसका बाद जो है C4H10 का सनलाइट से कराओगे तो फटाफट जितना है निकाल दो सब, फटाफट जितने हाइड्रोजन है डिस्प्लेस कर दो इसमें से। जैसे डिस्प्लेस करोगे तो एक्स और वाई फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन, ये तो पक्का है कि जब Cl2 से रिएक्शन का तो रेशियो जो होता है वो 75 और 25 का होता है। 75-25 रेशियो इसमें कहीं मुझे दिख नहीं रहा है, बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है 72-28, तो मैं यही लगाऊंगा। मैं तो होता तो यही लगाता, पक्का लगाता, क्योंकि मुझे 75 और 25 याद है। इसके बाद नीचे वाली रिएक्शन को अगर ये बनाएं, लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराएं, तो मेरे हिसाब से जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो एल्कीन बनना चाहिए, और एल्कीन में भी ट्रांस बनता है। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी शायद, ट्रांस एल्कीन। तो देखें ये तो सिस है, अभी तक चौथा पेज नंबर बदलना पड़ेगा, 33वां पेज है, देखता हूँ कि उसमें यही आंसर दिया है। नहीं, 33वां पन्ने पर देखता हूँ कोई है ट्रांस, हाँ मिल गया, तो सी फिर आंसर हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, ट्रांस एल्कीन, यही हुआ ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन लगा लीजिए, डन न सिर्फ, है ना, कोई टेंशन ना लिया करो, फटाफट मस्त रहो, स्वस्थ रहो, क्वेश्चन करते रहो, है ना। आप पीजीटी आपको क्वालिफाई करना है यार, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा क्या है। द एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन, देखिए ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये आपको थोड़ी पढ़ाई नहीं है मैंने, और समय मिलेगा तो ज़रूर पढ़ा दूंगा इसे 35 क्वेश्चन में। तो इसका मैं आपको फार्मूला ज़रूर बता सकता हूँ कि 1/2, सिंपल सा फार्मूला याद रखिए, 1/2 109 डिग्री 28 मिनट में से घटा दीजिएगा, है ना, कितना 60 डिग्री घटा दीजिएगा। साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री होता है, तो जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका। 109 डिग्री 28 मिनट है ना, ये 28 है, ध्यान रखना, ये 28 मिनट है, घटा दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वही आंसर आएगा। 109 में से 60 घटाते हैं, चलो घटा के ही देख लेते हैं यार। तुम कहोगे सर को पता नहीं आता, तो ये 24 ज़रा घटाते हैं, सॉरी 60 घटाना था, 24 घटा दिया यार, 60 घटा लेते हैं, इसमें से 60 घटाइए तो ये आपका 9 बचा, और 10 में से 4 यानी 49 है। 49 इसमें है नहीं, 44 के आसपास आंसर आना चाहिए। 28 मिनट भी है ना, 28 मिनट के भी तो सेकंड बनाने पड़ेंगे, तब वो डिग्री बनाने पड़ेंगे, तभी तो घटेगा इसमें से। तो 24 मिनट 24 डिग्री आना चाहिए कहीं पर, ठीक है, ये आ ठीक डन, 24 डिग्री ही आएगा, ठीक है। घटा लेते हैं, आप घटाना जानते हैं नहीं, उसका आधा भी तो करना था। 48 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 का मतलब हो गया 24 हो गया भाई, लगभग 24 दूनी 48 होता है, 24, हाँ, तो फिर आंसर 24 वाला ही आएगा, पक्का है। अभी मैं इसकी आंसर सीट बोलूँगा 40 तक, आप नोट कर लीजिएगा सभी लोग, आंसर सीट मैं 40 तक की बोल दूँगा, ये पक्का है, ठीक है ना। इसमें एक आध आंसर हो सकता है कंफ्यूज कर गया हूँ मैं भी, या आप भी, तो उसमें कोई अदरवाइज़ ना लीजिएगा, मैं भी भगवान नहीं हूँ, टीचर ही हूँ आपकी तरह, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते ज़्यादा हो गई, और कोई बात नहीं। इसके बाद 36 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमेशा हाइड्रोक्साइड यानी कि BeOH का होल ट्वाइस बनेगा, बन रहा है, कहीं बन तो रहा है, ए में भी बन रहा है यार, सभी में बन रहा है BeOH का होल ट्वाइस, लेकिन साथ में क्या निकलेगी, साथ में मीथेन निकलती है, कोई ऑप्शन, हाँ ठीक है, तो ये आपका ये भी हो गया। इन वुड्स रिएक्शन अल्काइल हाइड रिएक्टिवली अल्काइल सोज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, तो सबसे अच्छा वुड्स रिएक्शन का तो ऑर्डर आपको पता ही होना चाहिए कि RI RB RCl, ये तो पढ़ाते भी होंगे 12th क्लास को, जो लोग पढ़ाते होंगे वो पता होगा, तो मेरे हिसाब से फिर RI वाला आंसर हो जाना चाहिए, ये वाला आंसर हो जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द प्रोपाइलिन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यार कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, तो फिर एल्डिहाइड यानी कि जो मैकेनिज्म चलती है इसकी 38 वाले की, इसके लिए तो फिर Hg डाई पॉजिटिव वाटर जुड़ता है ना, GSO4 मतलब वाटर जोड़ा जाता है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH फिर OH2 बनता है। ये पूरा यानी कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ा आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे या मैं बताऊँ? पहले तो 38 वाले का आंसर आपको बताना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का मतलब एक 12th लेवल से भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा स्टैंडर्ड भी अच्छा है 38 वाले का, तो मेरे हिसाब से जो है वो फिर इन वाला कोई मतलब जो है कंपाउंड जो है बनना चाहिए। तो 38 वाले का जो एग्जाम्पल है वो क्या होना चाहिए, कौन अटैक करता है, इस पर ज़रा दिमाग लगाएंगे आप, बताइए। मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं भी अपना दिमाग लगा लेता हूँ कि इसमें CH3CHO बनता ही तो पक्का है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइन है, सॉरी एसीटोन बनेगा इसमें, प्रोपाइन में एसीटोन बनता है, और एसीटोन जो होता है इसमें कौन सी रिएक्शन होगी ये देखना पड़ेगा आपको। तो इसमें अगर हम निकालेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये रिएक्शन जानी चाहिए मेरे हिसाब से न्यूक्लियोफिलिक्स होनी चाहिए, तो ये आप न्यूक्लियोफाइल वाली एटम यानी कि D लगाइए इसका ऑप्शन, फिर इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से D होना चाहिए।
चलिए लगाइएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, मेरे हिसाब से तो डी ही आएगा, पक्का डी ही आने वाला है। और 39 वाला क्वेश्चन जो हम लोग लगाते हैं, भाई इस रिएक्शन को प्रोपाइन वाले इन द प्रेजेंस, आपको रिएक्शन का हिंट दे दूं, अगर आपको लग रहा हो कुछ की पता नहीं क्या बात है, तो मैं ऐसे बताऊं आपको, ये प्रोपाइन है ना, इस पर आप डाल दीजिए HgSO4 और H2SO4 डालिए, H2SO4 तो क्या बनता है, तो मेरे हिसाब से CH3CO ये बनता है, एसीटोन बनता है। और जब एसीटोन बनेगा तो इसका मतलब हुआ कि कंपाउंड जो है कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड ये वाली कैरेक्टरिस्टिक रखेगा, और जब वो रखेगा तो इसमें वाटर अटैक करेगा, यानी कि इसमें H2O अटैक होता है ना, H2O, और H2O पे जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिंपल से, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल हुआ ना, तो न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा, पक्का है, अब तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है, आंसर इसका फिर न्यूक्लियोफाइल ही लगा लीजिएगा। 39 वाले में क्या करना है, 39 वाले में जो है वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है CN, इसमें क्या है कि द प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन, यानी कि यार ये तो फिर सिंपल रिएक्शन हो जाती है। सिंपल रिएक्शन में करना क्या है कि भाई ये NiCN की होल 4 ये, तो इसमें लग जाएंगे 4 मॉलिक्यूल, अटैक करेंगे, 4 का मतलब हुआ कि 4 दूनी 8, यानी ऑक्टा कोई आंसर है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, बस लगा लीजिए, फिर एकदम से यही आंसर कुछ एनेस्थेटिक नेक्राइलिन इस कॉमर्शियली एसिटाइलिन बोला जाता है। अरे यार ये क्वेश्चन आ सकता है पीजीटी में, 40 क्वेश्चन आ सकता है पीजीटी में, इंपॉर्टेंट है, ये एसिटाइलिन बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों ये मैंने आपको आज कुछ क्वेश्चंस दिखाए, कुछ क्वेश्चंस बताए, इन सभी के आंसर्स, अब अगर आप इसी वीडियो में रहें तो इसके आंसर 40 तक के नोट कर लीजिए। मैं आंसर बोल रहा हूँ, न्यू पेज पे आंसर बोलूँगा, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, कोई भी एक आधा आंसर अगर आपको कंफ्यूज कर रहा हो, गलत लग रहा हो, तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझे बताइएगा, मैं इसके आंसर आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट का आप जो है बी नोट कर लीजिए, फर्स्ट का बी नोट कर लीजिए, सेकंड का मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए, सेकंड का आप जो है ए नोट कर लीजिए, और थर्ड का आप मैं आंसर शीट निकाल चुका हूँ, बी नोट कर लीजिए, और फोर्थ का आप लोग जो हैं वो बी नोट कर लें। इसमें एक आध हो सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग अलग हो, मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन सेलेक्ट किए। 5वें का बी नोट कर लीजिए, उसके बाद 5th का बी नोट कर लीजिए, 6 का डी नोट कर लीजिए, 7 का डी नोट कर लीजिए, 8 का डी नोट कर लीजिए, 9 का बी नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन इसमें वेरी कर रहा था, मेरे हिसाब से वो मैंने जो इसमें लिख दिया था वो अलग था, और जो मतलब मैंने बोला था वो कुछ अलग था, तो क्वेश्चन बनाते समय हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 11 का आप ए लिख लीजिए, 11 का ए हो गया। 12th का आप बी लिख लीजिए, और आप 12th का बी लिख लें। इसके बाद जो है 13 का आप जो है वो बी लिख लें, 14 का आप जो है ए लिख लें, 14 का ए हो जाता है, और 15 का ए लिख लें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का मुझे याद है कि वेरिएशन था, शायद कहीं नाम में दिक्कत थी, जहाँ तक मुझे याद है, और वो आप देख लीजिएगा, अगर लगे तो आप उसको घबराइएगा नहीं, ऐसा ना सोचिएगा कि सर, तो क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, मैं कंप्यूटर से छपवाता हूँ क्वेश्चन के आंसर छपवाता हूँ, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। बुक से भी क्वेश्चन अगर कहीं से उठवाता हूँ तो क्या होता है कि लिखने वाला भी गलत कर देता है कभी कभी, तो वो आप टेंशन ना लीजिए, मेरे पास शीट है, मैं उसी से आंसर आपको बोल रहा हूँ। अब आप 16 का आंसर नोट कर लीजिए, 16 का ए है, 17 का डी है, 18 का ए है, 19 का आपका ए है, 20 का आपका डी है, और 21 का आपका डी है, 22 का आपका डी है, 23 का आपका डी है, 24 का आपका बी है, 25 का आपका डी है, 26 का आपका बी है, 27 का आपका ए है, 28 का आपका ए है, 29 का आपका ए है, 30 का आपका सी है, ठीक है ना, 30 का सी हो गया। अब इसके बाद ऊपर मिटा दूँ, 30 का सी हो गया। उसके बाद आ जाइए 31 का आपका डी हो जाता है, और आपका 32 का बी हो जाता है, और 33 का आपका बी हो जाता है। इस तरीके से आपने 33 हो गया। इसके बाद मैं आपसे बताऊं कि 34 पे आ जाइए कि 34 मिटा लूँ, पहले इसी को मिटा देता हूँ, ऊपर ही आ जाएगा 34 है ना। अब आ जाता है 34 का जो आंसर है वो सी है, 34 का सी हो जाता है, 35 का आपका बी हो जाता है, 36 का आपका बी हो जाता है, 37 का आपका ए हो जाता है, 38 का आपका डी हो जाता है, 39 का आपका डी हो जाता है, और 40 का आंसर जो है वो आपका बी हो जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आंसर कुछ लिख दिए, इनमें अगर बाई चांस कोई आंसर इधर से उधर हो तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं,
आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ऐसे इसको इशू ना बनाइएगा, क्योंकि आंसर्स मैं भी अपने हिसाब से ही लगाता हूँ। अब कभी कभी मिसप्रिंटिंग कार्ड मैंने समझाया तो पूरा प्रॉपर तरीके से है ही आप लोगों को, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, इस टेस्ट सीरीज़ को, जिससे कि और लोग भी क्वेश्चंस को लगा सकें। तो प्रैक्टिस करिए और क्वालिफाई करिए। आप में वो जज्बा है जो दूसरों में नहीं है, आप में वो चीज़ है जो दूसरों में नहीं है। एक चीज़ दोस्तों बता दूं कि इतना मतलब मजबूर कर दो दूसरे को तुम्हारे आगे झुक जाए, कहने का तात्पर्य इतना मेहनत करो यार, इस साले को इतना क्वेश्चन लगा डालो कि जब चैन बोर्ड भी परेशान हो जाए, नहीं साले यार पास करो इसे, क्योंकि इस इतने क्वेश्चन कर दिए, इसे तो फेल करना ही मुश्किल, इसे तो 30 नंबर भी दोगे ना इंटरव्यू में तब भी ये निकल ही जाएगा, तो यार जाने दो इसे। तो इसका मतलब इतनी मेहनत करिए आप, मेरे हिसाब से बिल्कुल लगे रहिए, हिम्मत नहीं हारिएगा, मैं आपके साथ हूँ, मैं पूरा साथ दे रहा हूँ, आपका सिलेक्शन मेरी कामयाबी होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।